गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा फोर्थ लेसन चल रहा है हिस्ट्री का। उसका टॉपिक है आज का खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी से कमजोर होता गया क्योंकि दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम हो गया और इसका कारण यह था कि सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में आपस में झगड़ा हो गया था। सन 1810 में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों अमीन मामून के समर्थकों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया, जिससे गुटबंदी और गहरी हो गई और तुर्की गुलाम अधिकारियों का एक नया शक्ति गुट बन गया। क्या हो गया, जो ईरानी समर्थक थे और जो अरब समर्थक थे वो दो गुटों में बट गए, आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के क्या होगा, अगर सेना ही कमजोर होगी तो क्या जो राष्ट्र है उसकी देखभाल होगी, उसका जो विस्तार है वो हो सकेगा नहीं। इसीलिए जो अब्बासी राज्य था 9वीं शताब्दी में कमजोर होता चला गया और 810 में जो खलीफा हारून अल रशीद के पुत्र थे अमीन और मामून, उसके समर्थकों के बीच भी आपसी झगड़ा पैदा हो गया, जिससे गुटबंदी और गहरी हो गई और तुर्की गुलाम अधिकारियों का एक नया शक्ति गुट बन गया। सियाओं ने एक बार फिर सुन्नी रूढ़िवादिताओं के साथ सत्ता के लिए प्रतियोगिता की। बहुत से नए छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए। खुरासान और ट्रांसोकिसियाना ट्रांसोकिसियाना यानी तुरान और ऑक्सस के पार वाले इलाके में ताहिरी और सामान्य वंश और मिस्र तथा सीरिया में तुलूनी वंश। अब्बासियों की सत्ता जल्दी ही मध्य इराक और पश्चिमी इराक तक सीमित रह गई। सन 945 में वह भी छिन गई जब ईरान के कैस्पियन अक्षेत्र के बुहावी नामक सिया वंश के बगदाद पर कब्जा कर लिया गया। बुहावी शासकों ने विभिन्न उपाधियां धारण की, जिनमें एक प्राचीन ईरानी पदवी शहंशाह भी शामिल थी, लेकिन खलीफा की पदवी धारण नहीं की। उन्होंने अब्बासी खलीफा को अपने सुन्नी प्रजाजनों के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बनाए रखा। खिलाफत को समाप्त न करने का फैसला बड़ा चतुराईपूर्ण था, क्योंकि एक अन्य सिया राजवंश फातिमी की महत्वाकांक्षा थी कि वह इस्लामी जगत पर शासन करे। फातिमी का संबंध सिया संप्रदाय के एक उप संप्रदाय इस्माइली से था और उनका दावा था कि वे पैगंबर की बेटी फतिमा के वंशज हैं और इसलिए वे इस्लाम के एकमात्र न्याय संगत शासक हैं। उत्तरी अफ्रीका में अपने अड्डे से उन्होंने 969 में मिस्र को जीता और फातिमी खिलाफत की स्थापना की। मिस्र की पुरानी राजधानी फुस्तात की बजाय एक नए शहर काहिरा को राजधानी बनाया, जिसकी स्थापना मंगल ग्रह के उदय होने के दिन की गई थी। दोनों प्रतिस्पर्धी राजवंशों ने सिया प्रशासकों, कवियों, विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। सन 950 से 1200 के बीच जो इस्लामी समाज किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था और किसी संस्कृति की एकल भाषा से नहीं, बल्कि सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिरूपों से एकजुट बना रहा। राजनीतिक विभाजनों के बावजूद एकता कायम रखने के लिए राज्य और समाज को अलग करके देखा गया और इस्लामी उच्च संस्कृति की भाषा के रूप में फारसी का विकास किया गया। इस एकता के निर्माण में बौद्धिक परंपराओं के बीच संवाद की परिपक्वता को भी भूमिका थी। विद्वान, कलाकार और व्यापारी इस्लामी दुनिया के भीतर मुक्त रूप से घूमते फिरते और आते जाते थे और विचारों तथा तौर तरीकों का प्रसार सुनिश्चित करते थे। इनमें से कुछ धर्मांतरण के कारण गांव के स्तर तक नीचे पहुंच गए थे। मुसलमानों की जनसंख्या, जो उम्मैद काल और प्रारंभिक अब्बासी काल में 10% से कम थी, आगे चलकर बहुत अधिक हो गई और फिर अन्य धर्मों से अलग धर्म और सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में इस्लाम की पहचान अधिक सुस्पष्ट हो गई। इसे धर्मांतरण संभव अर्थवान प्रतीत हुआ। 10वीं और 11वीं शताब्दी में तुर्की सल्तनत के उदय से अरबों और ईरानियों के साथ एक तीसरा प्रजातीय समूह जुड़ गया। तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदानों के उत्तर पूर्व में चीन की सीमाओं तक के खानाबदोश कबाइली लोग थे, जिन्होंने धीरे धीरे जो कबाइली लोग थे ये क्या थे, खानाबदोश थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये घूमते रहते थे, चरवाहे भी इनको बोल सकते हैं, जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिया। वे कुशल सवार और योद्धा थे। वे गुलामों, सैनिकों के रूप में अब्बासी, समानी, बुहावी प्रशासनों में शामिल हो गए और अपनी वफादारी और सैनिक योग्यताओं के कारण तरक्की करके उच्च पदों पर पहुंच गए। गजनी सल्तनत की स्थापना अलप्तिगिन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अल्पतिगिन
और उससे उसे गजनी के महमूद द्वारा मजबूत किया गया। किसके द्वारा? गजनी के महमूद द्वारा उसको मजबूत किया गया। उसके बाद बुहावियों की तरह गजनी एक सैनिक वंश था जिनके पास तुर्कों और भारतीयों जैसे पेशेवर सेना थी। मासूद का एक सेनापति भारतीय था जिसका नाम तिलक था, लेकिन उसकी उनकी सत्ता और शक्ति का केंद्र खुरासान और अफगानिस्तान में था और उनके लिए अब्बासी खलीफे प्रतिद्वंदी नहीं थे बल्कि उनकी वैधता के स्रोत थे। महमूद इस बारे में सचेत था कि वह एक गुलाम का बेटा है और वह खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक था। खलीफा सिया सत्ता के प्रति संतुलनकारी घड़े के रूप में गजनवी को जो सुन्नी था समर्थन देने के लिए राजी था। सल्जुक तुर्क समानियों और कारखानियों की सेनाओं के सैनिक के रूप में तुरान में दाखिल हो गए। उन्होंने बाद में अपने आप को दो भाई तुगरिल और छागरी वेग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली समूह के रूप में स्थापित कर लिया। गजनी के महमूद की मृत्यु के बाद की अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सल्जुकों ने 1037 में खुरासान को जीत लिया और निशापुर को अपनी पहली राजधानी बना लिया। इसके बाद सल्जुकों ने अपना ध्यान पश्चिम फारस और इराक की ओर दिया, क्योंकि इधर से तो उन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया था। अब इराक की तरफ ध्यान उन्होंने दिया। 1055 में बगदाद को पुनः सुन्नी शासन के अधीन कर लिया। खलीफा अल कायम ने तुगरिल बेग को सुल्तान की उपाधि प्रदान की, जो एक ऐसी कार्रवाई थी जिसने धार्मिक सत्ता को राजनीतिक सत्ता से अलग कर दिया। दोनों सल्जुक भाइयों ने परिवार द्वारा शासन चलाने की कबायली धारण करते हुए इकट्ठे मिलकर शासन किया। भतीजा अलप अरसलन उसका उत्तराधिकारी बना। अलप अरसलन के शासन के दौरान सल्जुक साम्राज्य का विस्तार आनातोलिया तक हो गया। 11वीं से 13वीं शताब्दी तक की अवधि में यूरोपीय, ईसाई और अरब राज्यों के बीच काफी अधिक लड़ाई झगड़े हुए। इसकी चर्चा नीचे की गई है। फिर 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुस्लिम जगत ने अपने आप को एक बहुत बड़े विनाश के कगार पर पाया। यह मंगोलों की ओर से आने वाला खतरा था। यह सुव्यवस्थित सभ्यता पर खानाबदोशों की ओर से होने वाला अंतिम किंतु सबसे अधिक निर्णायक आक्रमण था। आगे है धर्म युद्ध। मध्यकाल के इस्लामी समाज में ईसाइयों और पुस्तक वाले लोग समझा जाता था। क्या समझा जाता था? ईसाइयों को कि ये पुस्तक वाले लोग हैं, ऐसा बोला जाता था, क्योंकि उनके पास अपना धर्म ग्रंथ था। क्या था? अपना धर्म ग्रंथ। हर धर्म का अपना एक ग्रंथ होता है, उसमें उस धर्म के विचार लिखे होते हैं, उस धर्म की शिक्षाएं लिखी होती हैं। क्योंकि उनके पास अपना धर्म ग्रंथ था, व्यापारियों, तीर्थयात्रियों, राजदूतों और यात्रियों के रूप में मुस्लिम राज्यों में आने वाले ईसाइयों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। इन क्षेत्रों में वे क्षेत्र शामिल थे जिन पर कभी वाइजेंटाइन साम्राज्य का कब्जा था, विशेष रूप से फिलिस्तीन की पवित्र भूमि। अरबों ने जेरूसलम को 638 में जीत लिया था, लेकिन वह ईसाइयों की कल्पना में ईसा के क्रूसारोपण और पुनर्जीवन के स्थान के रूप में हमेशा विद्यमान था। ईसाई यूरोप में मुस्लिम जगत की छवि के निर्माण में यह एक महत्वपूर्ण तत्व था। आगे हम इसके बारे में, धर्मयुद्ध के बारे में डिटेल से कल पढ़ेंगे। आज इतना ही। आप साथ साथ अपने नोट्स तैयार करते रहिएगा और रिवाइज भी साथ साथ करते रहिएगा। हमारा 4th लेसन चल रहा है। जिस बच्चे ने 3rd लेसन तक भी नहीं किए हैं वो अपने कंप्लीट कर लेना। रिवीजन में दोबारा से अच्छे से आपको लर्न भी हो जाएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस